राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कहा था कि हम आपको यूपीएसआई 2025 के लिए एक नया बैच ला करके देंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि अब जब हम यूपीएसआई की बात करते हैं तो इसमें करीब 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, और चारों सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चंस होते हैं और एक सब्जेक्ट उसमें आता है जो कि मैथ। तो जो मैथ वाला सब्जेक्ट है, जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं सर आपको मैथ के बारे में पढ़ाना शुरू करूँगा। ठीक है, तो बच्चों याद रखना, जैसे हमने बात किया था आपसे शुरू में ही बात किया था कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसको निकालने के लिए जो हमारी रणनीति होती है वो बहुत ही अहम रोल निभाती है। तो हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारी रणनीति इसके लिए क्या होगी। खासकर हमारा जो टारगेट है वो ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी नए हैं। ठीक है, और जो बच्चे बिल्कुल भी नए हैं और जिनके पास टाइम कम होता है। हम ज़्यादातर यहाँ पे ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो हम ट्रिक से आपको पढ़ाने के साथ ही साथ और हम क्या करेंगे, आपको टेस्ट भी करवाएंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि कोई भी टॉपिक होता है तो उसमें कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछ ले नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति पे, संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम। तो याद रखना है कि जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम है, इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इनमें करीब 25 से 30 टाइप्स के प्रश्न बनते हैं। लेकिन जब हम इनमें पढ़ेंगे तो जो एसआई में जो सबसे ज़्यादा जिस टाइप्स के प्रश्न पूछे गए हैं, जो 2021 का एग्जाम हुआ था, जितने उसके टोटल सेटों में, वो और उससे पहले का पेपर एनालिसिस करने के बाद हम उन टाइप्स को पहले करेंगे। ठीक है, और ये कहलाएगा पहला फेज। फिर इसके बाद हम दूसरे फेज में क्या करेंगे, जो कम इंपॉर्टेंट होंगे उनको करेंगे। एंड तीसरा फेज आएगा सेकेंड फेज। सेकेंड फेज में हम उनको करेंगे जो उससे भी ज़्यादा मतलब कम इंपॉर्टेंट होंगे लेकिन आपका सिलेबस का पार्ट होंगे। अब करना क्या है आपको, ये तो हम करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था हमारे साथ साथ आप क्या करेंगे। आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो कि ये है कि आप बस अपने आप पर यकीन रखेंगे, बिलीफ रखेंगे और मेहनत करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और एक हैबिट डेवलप करेंगे हमेशा पढ़ने की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा, नहीं नहीं, एक हैबिट डेवलप कर लो पढ़ने की। जब नहीं पढ़ रहे हो तो सोचने की, उस संबंध में सोचने की। लेकिन बस कुल मिला जुला करके समय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप सच में यूपीएसआई बनना चाह रहे हैं कि आप अपने किस्मत चेंज करें, अपनी किस्मत चेंज करें, तो बस मैं यही कहूँगा कि एक हैबिट डेवलप करो और उस हैबिट डेवलप करने के बाद आपको स्टडी करनी होगी। तो चलिए ठीक है, इस संदर्भ में हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो अब हम देखते हैं अपने टॉपिक्स पे चलते हैं। ठीक, जो तो जब हम अपने टॉपिक पे आते हैं तो आज हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले एक रेंडमली देख लेते हैं। हम गणित की परिभाषा और इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद वही गणित की परिभाषा पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे और जो हमारा यूपीएसआई का सिलेबस है थोड़ा हम उसे भी देखेंगे। ज़्यादातर वो देखेंगे जो ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं, जो 10 टॉपिक्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद ये गणित के कई ब्रांचेस होती हैं, कई शाखाएं होती हैं, कहाँ से प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। फिर यूपीएसआई कोई मुख्य टॉपिक्स तो हम देखेंगे ही देखेंगे। फिर हम शुरू कर देंगे संख्या, यानी कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर देंगे संख्या से पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर इस संदर्भ में जब हम आगे जाएंगे तो हम संख्याओं के प्रकार भी देखेंगे। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि कुछ नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कुछ होते हैं जो होल नंबर्स होते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्या हैं। कुछ रियल नंबर्स होते हैं, ये क्या हैं। कुछ अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब हम ये सब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे भी बीच बीच में कि आपको बच्चों कैसे याद रखना है, कैसी चीज़ें करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ठीक है, फिर चलिए लेट्स बिगिन, मतलब शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं गणित की परिभाषा से। कहाँ शुरू करते हैं, गणित की परिभाषा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें गणित की परिभाषा क्यों बता रहे हैं, हमको तो पता है। या फिर आप सोच रहे होंगे कि सर हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चा, बहुत ज़रूरी है, जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं परिभाषा में उसी को तो समझाया गया कि गणित है क्या। तो जब तक जानोगे नहीं कि गणित है क्या, तब तक आपको कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मैथ वास्तव में है क्या। ठीक है, तो देखो
मैथ क्या होता है, इसमें संख्या, मात्रा, आकृति ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब कर होता क्या मैथ, जैसे जो गणित होते हैं, गणित में हमारे पास कुछ संख्या होती हैं, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 या फिर और भी कोई संख्या। कुछ कहीं कहीं पे कुछ अक्षर होते हैं, जैसे ए हो गया, ए प्लस बी हो गया, सी हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया। इसके बाद कुछ आकृति होती हैं, जैसे आपने ऐसी ऐसी आकृतियां देखी होंगी, त्रिभुज, त्रिभुज की आकृति देखी होगी आपने, वर्ग देखा होगा, आयत देखा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें देखी होंगी आपने। अब हम करते क्या है इनके साथ, तो हम मैथ में जो ये आकृति या फिर जो अक्षर, जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो संख्या दिखाई दे रही है बच्चा, इस संख्या से दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इनका आपस में रिलेशन देखते हैं। हम इनका आपस में क्या देखते हैं, हम देखते हैं इनका आपस में संबंध कैसा है। जैसे मैं कहूँ 1 का 2 से कैसे संबंध है, 1 का 2 से क्या संबंध है, तो आप देखिए अगर 1 2 के बगल में आ जाए तो 12 हो जाएगा, अगर 1 से पहले आ जाए तो 21 हो जाएगा। इसी तरीके से बीच में दशमलव लग जाए तो, अगर ये बीच में 1/2 अगर फॉर्म इसको हम लिख दें, तो अगर हम 1 को इस प्रकार से लिख दें तो हमने देखा ना, कुछ नई संख्या वही है, लेकिन आपस में इनका रिलेशंस क्या हो रहे हैं, इनके रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। और इसी पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इन्हीं से रिलेवेंट आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके बीच में जो रिलेशंस हैं, ठीक है। तो गणित की परिभाषा देख लिया हमने, कुछ और नहीं है। गणित क्या है, गणित के अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो गणित के अंतर्गत बच्चों बताओ बताओ क्या करते हैं, तो गणित के अंतर्गत हमारे पास कुछ संख्याएं होती हैं, या अक्षर होते हैं, या फिर आकृति होती है, जिनके आधार पर हम उनके बीच में रिलेशन देखते हैं और एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा 2 + 1 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 के। ओके, तो ये गणित की आखिर हमें जरूरत पड़ती क्यों है, पड़ेगी नहीं, हर जगह तो कैलकुलेशन ही है। हम अपने जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वहां पे अब कहीं भी देखेंगे तो एक सेकेंड, जब आप कहीं भी कुछ भी देखते हैं तो आपने नोटिस किया है कि लाइफ में गणित की ही तो आवश्यकता है, संख्या ही तो है। 10 रुपया जो लिखा हुआ वो क्या है, संख्या ही है। आप किसी दुकानदार के पास गए, 10 रुपये का आपने सामान लिया, 100 रुपये उसको आपने दिया, तो ये दोनों क्या, ये दोनों एक संख्या ही तो है। अब आपको जानना चाहिए ना कि आपको कितने रुपए रिटर्न करेगा। जैसे 90 रुपये, तो 90 रुपये कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे निकालेंगे, यही सब हम गणित के अंतर्गत क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इतिहास जानना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि गणित की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत अगर वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो करीब आज से 3000 साल पहले, ठीक है। यानी कि जब हमारी मानव सभ्यता आई, जब देखो पहले लोग सिंगल थे तो उन्हें गणित की आवश्यकता ही नहीं होगी। धीरे धीरे हमने पढ़ा है ना कि धीरे धीरे इंसान का ग्रुप बनता है। जब ये ग्रुप बनता है तो फिर क्या होता है, यही परिवार बनता है और धीरे धीरे एक समाज बनता है। अब समाज बनेगा तो समाज में लोग आपस में एक दूसरे से लेन देन करेंगे, तो लेन देन करेंगे तो बॉटम सिस्टम होता था। उन्होंने एक जूता दिया तो उसके बदले में उन्हें कुछ वस्तुएं दी जाती थी, तो उसका उन्होंने एक आधार या बेस बनाया हुआ था, ठीक है। तो मान लो एक जूता कोई एक शूज किसी को दे रहा है, तो हो सकता है वो उसको 2 चप्पल दे, ठीक है। तो अब ये कैसे जानते थे ये लोग, तो ये लोग ज्यादातर पाई, ऐसे पाई खींचते थे, जिसे आपने रोमन में देखा होगा, 1 खींच देते थे, 2 खींच देते थे, फिर इसके बाद 3 पाई खींच देते थे। फिर धीरे धीरे कुछ इसमें विद्वान आते हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अक्षर्स को डिफाइन करते हैं, अक्षर्स के बारे में बताते हैं। जैसे हमारी जो लिपि है उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा गया। वहीं आप देखेंगे जो अभी वर्तमान में वर्ल्ड लेवल पे, जो वैश्विक स्तर पे जो एक्सेप्टेबल है, वो क्या है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 आप कहीं भी चले जाएंगे वर्ल्ड में आपको मिल जाएगा। ये जो है, जो हमारी लिपि है वो कहाँ पे है, क्षेत्रीय है। तो ऐसे न जाने विश्व में कितने हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है। तो इतिहास की शुरुआत बेसिकली हमने क्या देखा, करीब 3000 साल पहले ही मैथ आया था, ठीक है। लोगों की आवश्यकता पड़ी, क्यों, जब एक सभ्यता के रूप में या एक नगरीकरण या शहरीकरण के रूप में इनका विकास हो रहा था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, ये तो हमने विश्व के बारे में बात किया, वहीं अगर हम भारत में बात करें तो भारत में कब शुरुआत हुआ, तो सिंपल सी बात है, जब भारत में हम अगर हम देखें तो शुरुआत तो ऐसी सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस दौरान भी हो चुकी थी। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बाट मिलते हैं, जो बटखरे नहीं होते हैं, ठीक है, जिसे हम मेजर करते हैं, हमें ऐसे बाट मिलते हैं और भी ऐसी आकृतियां मिलती हैं जो मेजर्स का काम करती थी।
तो अब देखो वैदिक, लेकिन हमारे पास सोर्स नहीं कि हम उनको पढ़ सकें, लेकिन वैदिक काल में कुछ ऐसे मात्रक हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे आप जो आज पढ़ते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 वगैरह जो भी आप पढ़ते हैं, जो कुछ भी लिखा मिलता है वो वैदिक काल में के दौरान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वही हम देखें तो भारत का योगदान देखें तो संख्या 1 से 9 की खोज, और रही बात आगे चलते हैं तो फिर जीरो की खोज में बहुत ज़्यादा योगदान किसका रहा? भारत का। अगर भारत ने जीरो न दिया होता तो क्या होता? तो हमारे जो आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे, इन दोनों ने लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और एक तरीके से देखा जाए तो भारत के जीरो को मान्यता भी मिली और जीरो के महत्व को भी इन्होंने बताया। ठीक है, तो अब बच्चा हम सॉरी दोस्तों हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो शुरुआत हुई करीब जब सभ्यताएं बन रही थी तब सब शुरुआत हुई मैथ की। ठीक है, और शुरुआत होने के बाद फिर क्या हुआ? भारत में भी इसकी शुरुआत हुई, और वर्तमान में इसका जो स्वरूप है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है, यानी कि जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं उसमें 1 2 3 4 5 इन वाले डिजिट्स को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अब जब गणित हम पढ़ते हैं तो गणित में कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब देखो शाखाएं हैं, तो गणित में बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्रांचेस होते हैं, इनकी शाखाएं होती हैं। जैसे पेड़ होता है, एक पेड़ में कई कई ब्रांच निकल करके ऐसे निकली होती है ना, तो उसी तरीके से इनमें भी शाखाएं होती हैं और सबका अलग अलग काम होता है। कुछ ब्रांच पे पत्तियां अधिक होती हैं, कुछ पे कम होती हैं, कुछ पे फल अधिक होते हैं। तो उसी प्रकार से गणित में भी बहुत सी ब्रांचेस हैं जो जिनके बारे में हम सुनते हैं। जैसे आपने अर्थमेटिक के बारे में सुना होगा, अंक गणित सुना होगा, बीज गणित सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब त्रिकोणमिति सुना होगा, ज्यामिति सुना होगा, मेंसुरेशन सुना होगा, ये सारी चीज़ें आपने सुना होगा। ठीक है, तो अब जब नेक्स्ट में हम जाएंगे तो हम देखेंगे ये तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है? हमें यूपीएसआई के लिए देखना है। किसके लिए देखना है? तो यूपीएसआई में याद रखो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैथ में कहाँ से प्रश्न आते हैं, तो मैथ में जो प्रश्न आते हैं वो अरिथमेटिक से आते हैं। कहाँ से आते हैं? अंक गणित से। बीज गणित से भी थोड़ा प्रश्न आता है, और जो तीसरे नंबर पे प्रश्न आता है वो आता है आपका, जो तीसरे नंबर पे प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके ये मेंसुरेशन या जियोमेट्री से। कहाँ से आते हैं? मेंसुरेशन या जियोमेट्री से। इसमें वही आकार, माप, आयतन, क्षेत्रफल, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है। अंक गणित में संख्या जो 1 2 3 4 5 6 इस संख्या के रिलेशंस को देखा जाता है। वहीं बीज गणित में क्या होता है? वहाँ पे संख्या की जगह पे हम अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। अक्षर का मतलब ABCDEF इनका इस्तेमाल करते हैं। वहीं जो मेंसुरेशन होता है, ज्यामिति होता है, इसमें हम चित्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूपीएसआई में पूछता है, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है यूपीएसआई में किसका है? तो अंक गणित का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा रोल है। ठीक है, तो अब यूपीएसआई के जो मुख्य टॉपिक्स हैं इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि मैंने आपको सिलेबस में बताया था, फिर भी जो इसके मुख्य टॉपिक्स हैं इसको हम देख लेते हैं। तो जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो देखो क्या क्या है। वो सरलीकरण है। सरलीकरण में कुछ नहीं हम करते, क्या करते हैं? कुछ चीज़ें दी होती है, जैसे मान लो 2 + 5 + 9 दिया हुआ है, अब इसी को सरल करना है, मतलब मिला जुला करके एक संख्या बनानी है। जैसे जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 प्राप्त होगा। तो ये संख्या एक सरल संख्या हो गई। अभी तक ये क्या था? ये कठिन था। फिर एचसीएफ एलसीएम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इसमें एक तरीके से गुणनखंड और गुणज को हम ज्ञात करते हैं, ये आगे चल के बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखो परसेंटेज है। परसेंटेज में क्या करते हैं? किसी का कोई पार्ट या भाग होता है उसको ज्ञात करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 100 का कितना परसेंट 100 जो है उसका 10% कितना होगा? 10% मतलब उसका 10वां भाग कितना होगा? तो 10 ही होगा ना। तो ये हम इसमें ज्ञात करते हैं। वहीं साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? एक तरीके से इंटरेस्ट रेट होता है। जो आप बैंक से ऋण लेंगे तो आप पर एक रेट, यानी कि आपने किसी से लोन लिया, उधार लिया, तो आप जब उसे चुकाएंगे तो कुछ पैसे ऐड करके चुकाएंगे, और उस पैसे जो ऐड होंगे वो एक निश्चित समय पर ऐड होंगे। ठीक है, जिसको हम लोग दर बोलते हैं। ठीक, इसके बाद देखो समय और कार्य। समय और कार्य वही, कोई व्यक्ति अगर एक समय को 4 घंटे में कर रहा है तो 2 व्यक्ति मिलकर उसे कितने समय में करेंगे, ये सारी चीज़ें। वही समय, चाल और दूरी, कि कोई ट्रेन जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो आगे कितना दूरी तय करेगी 2 घंटे में वगैरह, इस तरह से। वही क्षेत्रमिति, वही मैंने बताया, चित्र वगैरह, इन सबसे प्रश्न आएंगे। ठीक है, फिर वही आप देखिए। फिर इसके बाद अब हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करने का मतलब है कि जब हम पढ़ेंगे मैथ के बारे में, तो चाहे मैथ पढ़ें चाहे किसी के बारे में पढ़ें, हमेशा मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि जीरो से स्टार्ट करना।
कहाँ से स्टार्ट करना, 0 से। अब देखो जैसे हमने कहा कि जो संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे यानी संख्या के बारे में, तो मैंने कहा कि जो संख्या, तो सबसे पहले जानना होगा ना कि संख्या क्या होती है, ये अंक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो देखो जब मानव सभ्यता आई तो उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की, जो सिंगल डिजिट में की 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या कहलाते हैं, ये अंक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये अंक कहलाते हैं, डिजिट्स कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे 0 से लेकर के 9 तक होता है, यानी ये एक जो सिंगल आप पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 पे 1 2 3 4 5 6 यानी 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं। वही संख्या क्या होता है, संख्या जब हम दो डिजिट्स को आपस में मिला देते हैं, कोई दो डिजिट्स होंगे अगर आपस में उनको मिला देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, संख्या। जैसे 10 हो गया, 11 हो गया। बस याद ये रखना है कि नॉर्मली हम 1 2 3 4 5 6 को भी एक संख्या के रूप में बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं एक संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें मुख्यतः कितनी संख्याएं, कितने अंक शामिल होते हैं, तो 2 अंक शामिल होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखो कुछ चीजें और हैं। फिर इसके बाद जो ये संख्या था हमने बता दिया, संख्या वही गिनने मापने इन सब में इस्तेमाल किया जाता है। फिर स्थानीय मान होता है। अब देखो देखना ये है कि जब हम कोई भी अंक है उसका कुछ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखा हमने 528, 528, तो इस 528 या 528 में सबका अपना अपना एक मान है, ठीक है, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 8 जो है वो किसी प्लेस पे तो होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकाई, जो 2 होगा वो दहाई, और जो 5 होगा वो क्या, सैकड़ा। तो जो हम, अगर मैं आपसे पूछूं जो ये 2 है, दो का स्थानीय मान क्या होगा, तो बच्चा देखो आप ध्यान से कि जो 2 है, 2 वो कहाँ पे है, 5 हटा दो, वो 28 पे है, यानी कि ये दहाई पे है, याद रखना। तो इसका मतलब ये है, इसके बाद ये 20 पे है। अब करना क्या होता है, जब प्लेस वैल्यू किसी का निकालना होता है तो उसमें 1 से 10 से 100 से गुणा कर देते हैं उसके स्थान के आधार पे। तो अगर कोई पूछे आपसे कि 528 में 2 का स्थानीय मान क्या है, तो वही 2 गुणे 10 कर देना, यानी कि कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसा 10 क्यों हमने किया, क्योंकि जब हम इकाई के बाद बढ़ते हैं तो एक एक जीरो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो स्थानीय मान कुछ और नहीं होता। उसी प्रकार से देखो स्थानीय मान हो गया। अब हम चलते हैं आगे। स्थानीय मान के बाद हम देखते हैं कि ये जातीय मान। जातीय मान क्या होता है किसी संख्या में, जातीय मान का मतलब है वो जहां पर है बस वही बता देना। जैसे 5 to 8 है, अगर हम इसका 5 का जातीय मान पूछेंगे तो वो जहां पर है बस वही, यानी 5 का जातीय मान 5 होगा, ठीक है। अब पीछे हमने स्थानीय मान देखा था, तब अगर 2 का स्थानीय मान हमने देखा था तो 20 था, वो दहाई पर था ना। यहाँ पे इसका स्थानीय मान कितना होगा, 5 होगा। अब वही अंतर्राष्ट्रीय देखो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। अभी मैंने आपको बताया वही संख्या पद्धति जो वर्तमान में स्वीकार्य है। वर्तमान में क्या है, वर्तमान में स्वीकार्य है, ठीक है। हाँ, अब एक चीज और है, जो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति है, ठीक है, उसी के बारे में तो हम पढ़ भी रहे हैं। अगर मान लो कोई संख्या है जैसे 2 4 6 8 9 और 0, अगर इसको पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे, तो हमने कहा था कि पहले हम शुरू करेंगे इकाई, ये वाला दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000 और ये लाख। अब ऐसा क्या हुआ, दरअसल होता क्या है कि जब हम इकाई की तरफ से इधर बढ़ते हैं, ठीक है, इकाई की तरफ से इधर बढ़ते हैं, तो कोई भी संख्या 10-10 गुना बढ़ती है, 10 गुना अधिक बढ़ती है। इसीलिए जब हम इसको पढ़ते हैं इकाई के बाद दहाई तो 1 जीरो लगाते हैं, फिर सैकड़ा में 2 जीरो, फिर हजार में 3 जीरो। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए, ठीक है, कोई भी एक संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो जब इसको पढ़ना होगा तो हम कहीं कहीं कामा लगा के पढ़ सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। अब ये कामा क्या होगा, सैकड़े के बाद, जो ये सैकड़ा होता है, सैकड़े के बाद आप 2-2 के जोड़े में कामा लगा सकते हैं। तो ये सैकड़ा है, ठीक है, मतलब जो 100 है, 3 संख्याओं के बाद यहाँ पे लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया, तो हम इसको पढ़ना आसान हो जाएगा। 2,46,890 कितना हो गया, 2,46,890। यहाँ तक चीज समझ में आई। फिर इसके बाद देखो अंकों का स्थानांतरण। हमने क्या बताया, अभी हम अंक की बात कर रहे थे, डिजिट्स की बात कर रहे थे। अगर हमने लिख दिया, ये लिख दिया हमने 204, तो स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, आपस में ही इनका स्थान बदल देना।
ठीक है, यानी कि 2 की जगह पे 4 कर देना तो 402 हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगर हमने कहा कि 0 को हमने 4 की जगह पे लिख दिया तो आ जाएगा कितना, 240। तो ये आपस में जो स्थान चेंज कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंकों का स्थानांतरण या ट्रांसपोजिशन ऑफ डिजिट्स। ओके, फिर इसके बाद देखिए गुणनखंड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। गुणनखंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने कहा कि पढ़ाते समय आपको एक चीज़ बताई ना कि जो सारी संख्याएं हैं उनका आपस में रिलेशन है। जैसे 12 का रिलेशन 12 है, तो 12 का रिलेशन आप देखिए 3 और 4 से है। अब कहेंगे कैसे, अगर हमने 3 और 4 को आपस में गुणा कर दिया तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 12। तो याद रखना हमें यह है कि गुणनखंड ये किसी न किसी संख्या का होता है। पहली बात तो किसका होता है, किसी न किसी संख्या का होता है। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक ना। अब होता क्या है, गुणनखंड वो संख्या होती है जो जिसका गुणनखंड होती है उसे पूरी तरीके से काट देती है या विभाजित कर देती है। बात समझ में आई। जैसे हमने कहा कि 12 का जो गुणनखंड है वो 3 और 4 है। कौन है, 3 और 4 है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि ये जो 3 है क्या इसे काट रहा है, काट रहा है। ये 4 है क्या इसे काट रहा है, काट रहा है। बस एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ये 4 है, 4 ये 4 भी एक बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बेसिकली 4 को न मान करके 2 को मानते हैं गुणनखंड, ठीक है। हम आगे इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड बस याद ये रखना है कि गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या है, वो संख्याएं हैं जो अपने मालिक को या जो दी गई संख्या होती है उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, काट देते हैं। जैसे 12 का गुणनखंड हमने कहा ना अभी आपसे, क्या होगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी कि अगर 2 से आप काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 12 पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य का मतलब पहले अभाज्य संख्या जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ 2, जिनका गुणनखंड कितना होता है, सिर्फ 2। जैसे अगर आप 5 को काटेंगे, 5 को, ठीक है, अगर 5 का गुणनखंड निकालेंगे तो मैंने क्या कहा, इसका गुणनखंड वही संख्याएं होंगी जो 5 को पूरी तरीके से काट दें। तो सिर्फ 2 ही संख्याएं काट सकती हैं इसको, या तो 1 काटेगा या तो 5 काटेगा। क्या किसी और से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, इन्हीं दोनों से आएगा। तो इसके गुणनखंड केवल और केवल कितने हैं, 2। तो जिनके गुणनखंड केवल 2 होते हैं उनको अभाज्य बोलते हैं। और जिनके गुणनखंड, ठीक है, जैसे कोई संख्या है जिनके गुणनखंड अभाज्य होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ये देखो ये सिर्फ अपने आप से कटेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो एक और चीज आती है गुणज, क्या आता है, ये आता है गुणज, मल्टीपल। कुछ नहीं करना है, जैसे अभी आपने देखा ना, फिर देखो हमने देखा गुणज। अब गुणज क्या है, ये भी एक संख्या है, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है इसमें, जो गुणज होता है, ठीक है, वो जिसका गुणज होता है उस संख्या से पूरी तरीके से कट जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 2 का गुणज क्या होगा, तो 2 का गुणज हो जाएगा 2 मतलब 4, 6, 8, 10, 12। अब देखो जो गुणज है ये सब भी एक संख्या है, ये 2 का गुणज है, लेकिन ये 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगे। कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। और गुणनखंड में क्या था, गुणनखंड इसका उल्टा था, ठीक है। गुणनखंड में जो संख्या दी गई थी, जैसे 2 जो दिया गया था वो अपने छोटे छोटे गुणनखंडों से कट जा रहा था। तो गुणज में या मल्टीपल में क्या होता है, याद रखना है कि जो संख्या होती है वो जो भी इसके गुणज होते हैं सबको ये पूरी तरीके से काट सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट में ये विभाज्यता जो हमारे लिए है ये काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विभाज्यता में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि बहुत सी संख्याएं हैं जिनका आपस में बहुत सा रिलेशन है। तो जब इसमें रिलेशन क्या है, जब कोई संख्या होती है तो कोई ना कोई संख्या उसे काट भी तो देती है। जैसे अभी आपने देखा ना 12, 12 को मैंने क्या कहा, अब इसको कौन कौन सी संख्या पूरी तरीके से काट सकती है, या फिर हम देखते हैं कि इसको सर 3 काट देगी और 2 काट देगा और 4 काट देगा, और कौन सी संख्या काट देगा, और इसको 6 काट सकता है। तो हम यही विभाज्यता में चेक करते हैं कि कोई भी संख्या जो दी गई है, जैसे मान लीजिए 2, 4, 9, 5, 6, 0, क्या ये विभाज्य है
क्या ये संख्या कटने वाली है, यानी कि जब इसको हम काटें तो क्या ये 0 आएगा? बस इसमें होता क्या है कि हम इसमें पूछते हैं, हम इसमें आपसे ये पूछते हैं एक संख्या दे करके, या फिर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, एक संख्या दे देगा, जैसे उसने दे दिया 100। अब ये पूछेगा कि ये बताइए क्या ये 2 से कटेगा, क्या ये 3 से कटेगा, क्या 4 से कटेगा, क्या 5 से कटेगा, क्या 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, क्या 10 से कटेगा? अब दिक्कत प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएगी? ये तो बहुत 100 बहुत छोटी संख्या है। अगर मान लीजिए उसने लिख दिया 2 4 9 5 6 7 8 3 2 9, इतनी बड़ी संख्या उसने लिख दी, और आपसे पूछा कि चेक करके बताइए कि वो इनमें से किन किन संख्याओं से कट जाएगी, तो हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए लेकिन कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, जिनको अगर आप पढ़ते हैं तो आप इन संख्या को पूरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अंतिम के कुछ अंकों से चेक करके आप इन्हें क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब हम ये देखते हैं कि कोई भी संख्या जो कट रही है वो 2 से कौन सी संख्या कटेगी? मान लीजिए एक संख्या हम आपके सामने लिखते हैं 210। अब याद ये रखना, कुछ नियम है, जैसे भी आप याद रख सकते हैं कि यदि कोई संख्या लिखी है, अगर उस संख्या के लास्ट में 0 आएगा, क्या आएगा? ये जो इकाई का अंक है, लास्ट का मतलब जो इकाई का अंक, मतलब दाहिने तरफ से जो अंतिम अंक है, किधर से? दाहिने तरफ से जो अंतिम अंक है, अगर उसके लास्ट में 0 आया तो याद रखना ये किससे कट जाएगा? 10 से कट जाएगा। और किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 100 के लास्ट में 0 है, तो आप 10 से काट के देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है? पूरी तरीके से कट जाएगा। 5 से काट के देखिए 100 को, कोई भी संख्या लेके देखिए ना, 5 से काटेंगे तब भी ये पूरी तरीके से क्या हो रहा है? पूरी तरीके से कट रहा है। ठीक, तो हमने देखा किसी संख्या के, मान लीजिए अगर कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 2490 ही लिखा हुआ है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वो किससे किससे कट जाएगा? याद रखना, वो कट जाएगा 10 से, वो कट जाएगा 5 से, और वो कट जाएगा 2 से। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं सोचना, चाहे वो संख्या जितनी भी बड़ी होगी, 10, 5 और 2 से वो संख्या कट जाएगी। अब क्या होगा अगर किसी संख्या के अंत में 5 है, क्या है? 5 है, तो बस याद ये रखना है कि ये संख्या किससे कट जाएगी? 5 से। किससे कट जाएगी? 5 से। जैसे 245, अब इसको काट के देखिए, ये 5 से कट रहा है ना, पूरी तरीके से कट गया, शेष पर 0 आया तो ये कट जाएगी। अब हम अगर भाग भी दे करके देखें तो 5 उठे, सॉरी 5 को 20, 45 बचा, 5 9 45, कट गया कि नहीं कट गया? तो कट जाएगा। ठीक है, याद रखना है हमको। अब देखो हमने क्या बताया, फिर इसके बाद यदि कोई संख्या है, यदि अभी हम लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, यानी किसी के लास्ट में अगर 0 आएगा तो किससे किससे कटेगा? 2 से, 5 से और 10 से। यदि किसी संख्या के लास्ट में 5 आएगा तो वो किससे कटेगा? तो वो कटेगा 5 से। यदि किसी संख्या के, ठीक है, यदि, ये तो रूल्स था, यदि किसी संख्या के लास्ट में अब इतना है 4 आएगा तो किससे कटेगा? ये रूल अभी तक, मतलब अभी इसके लिए हम कंफर्म नहीं बता सकते, बट हम रूल थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा लास्ट में जो डिजिट्स आ रहे थे उसके आधार पे। अब हम चेक करेंगे कि कोई संख्या 4 से, कोई संख्या 4 से और 6 से कब कटेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 को भी इंक्लूड कर लो। याद रखना, अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे मान लीजिए 542 दिया हुआ है, ठीक है, क्या ये तीनों से कटेगा? इसका चेक करने का सबसे आसान तरीका है, मैंने क्या कहा कि याद रखो, अगर कोई भी संख्या लास्ट में जो उसका इकाई अंक है, अगर वो 2 से कट जाए तो संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, तो यानी कि संख्या 2 से कट जाएगी, यानी कि जो लास्ट का अंक है, जो इकाई अंक है, अगर वो 2 से कट जाए तो ये संख्या इससे कट जाएगी। अगर लास्ट का अंक, लास्ट के 2 अंक, कितने अंक? लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो क्या होगा? वो संख्या उससे पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे 4 और 2 को आप जोड़ रहे हैं, सॉरी 4 और 2 को आप देख रहे हैं, क्या ये 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा ना, तो ये संख्या आप चाहे जितना भी भाग देकर देख ले, नहीं कटेगा। अगर मैं लिख दूं ऐसे 592943243205049009 और मैं लिख दूं यहाँ पे 092,
तो अब बताओ क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो बच्चा फिर देखो, ध्यान मत दो, ध्यान सिर्फ दो लास्ट के 2 अंकों पे। लास्ट के जब 2 अंक पर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे 92 लिखा हुआ है। तो 92 को बस चेक करो, क्या ये 4 से कट जाएगा? तो जब आप 92 को चेक करेंगे तो 4 से कट जाएगा। 4 दूना 8, एक शेष आएगा 12। तो 4 से कट जाएगी, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो 4 से कट जाएगा यदि उसके 2 अंक लास्ट के कट जा रहे हैं तो। वहीं 6 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 अंक अगर किसी से कट जा रहे हैं, ठीक ना, अगर लास्ट के 3 अंक 6 से डिवाइड करने पे कट जा रहे हैं तो वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, 1 अंक की हो, 10 अंक की हो, चाहे 1000 अंक की हो, वो किससे कट जाएगी? वो 6 से कट जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कोई संख्या 3 और 9 से कब कटेगी। तो बस याद ये रखना है कि जब हम जो भी संख्या दी हो, जैसे मान लीजिए 2095, यदि संख्याओं का योग, क्या ये जो टोटल संख्या दिख रही है इनको आप जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद ये 3 और 9 से कट जा रहे हैं या फिर 3 से कट जा रही हैं तो इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 249576876432001। अब इतनी बड़ी संख्या हमने लिख दिया। अब हम 3 से चेक करेंगे तो जब डिवाइड करके चेक करेंगे तो बहुत समय लगेगा, बट हम इनको क्या करें, अगर हम इनको जोड़ के चेक करें तो जोड़ने के बाद अगर इनका योग 3 से कट रहा है तो ये कट जाएगा। जोड़ने के बाद अगर इनका योग 9 से कट रहा है तभी वो 9 से कटेगा। ठीक है, तो देखो जैसे 2 4 6 9 15 5 20 6 26 26 और 8 34। ठीक है, 34 7 41 41 6 47 47 4 51 3 54 2 54 2 56 0 और 1 57। कितना आ रहा है? 57, 57 आ रहा है। क्या 57 3 से कट जाएगा? तो आप देखेंगे 57 जो है वो 3 से नहीं कटेगा। आप कैसे चेक करेंगे कटेगा कि नहीं कटेगा? हम कह रहे हैं नहीं कटेगा, आप मान रहे हैं नहीं कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कैसे फिर चेक करोगे? एक बार जोड़ ले फिर जोड़ दो। 5 और 7 जोड़ा तो कितना आ गया? 12, यानी 12 जोड़ना। फिर एक बार और जोड़ दो, कितना आ गया? 3। यानी कि जब हमने बार बार जोड़ के देखा तो हमने देखा 3, यानी कि ये तो कट रहा है, यानी ये 3 से कट जाएगा। अभी जो 57 आया था, अब इसको हम अगर जोड़ दें या फिर 57 को चेक करें क्या ये 9 से कट रहा है? तो अगर ये 9 से नहीं कट रहा तो इसका मतलब ये संख्या 9 से तो नहीं कटेगी, 3 से कटेगी। किससे कटेगी? 3 से। तो इस तरह से इनका रूल होता है। इसके बाद जो हमारे पास और संख्या बची है वो क्या बच गया? हमारे पास बच गया 7। 7 थोड़ा सा टफ है। जो 7 है ये थोड़ा सा क्या है? टफ है। 7 है जो ये थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि इसमें क्या करना होता है, जैसे कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए 2 4 6 9 0 8। अब इसमें करना क्या होता है कि इसका जो लास्ट वाला अंक है, जो इकाई का अंक है, इसको दोगुना कर देना होता है। ठीक है, अब जैसे 8 है इसको हम क्या करेंगे? 16 कर देंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो वही 16 हो जाएगा। अब इस 16 को हम जो टोटल संख्याएं बच गई उनसे घटाएंगे, जैसे 2 4 6 9 0 से घटाएंगे। अब घटा करके जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, ठीक, अगर वो रिजल्ट 7 से कट गया तब ये संख्या 7 से कटेगी। तो उससे बेहतर है कि हम ऐसे ही चेक कर लें, 2 अंकों का एक जोड़ा बनाएं और इसको चेक करते जाएं। तो 7 को, लेकिन रूल जान लीजिए, 7 का रूल यही है कि जो लास्ट का अंक होता है उसका दोगुना कर दीजिए और बाकी जो अंक बचे उससे घटा दीजिए। जो रिजल्ट आता है अगर वो 7 से कट रहा है तब वो कटेगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक होता है 11 का रूल। 11 से कैसे चेक करेंगे आप कोई भी संख्या कट रही है? तो इसमें लास्ट में 0 आएगा या 11 आएगा? लास्ट में आएगा नहीं, याद रखना, लास्ट में 0 और 11 नहीं आएगा। ये अंतर आएगा किसी का, अंतर, 2 संख्याओं को घटाने पर अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए, तब ऐसा होगा। तो संख्या कौन सी होगी? जैसे वही संख्या होगी। अब उसमें करना क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 4 9 5 6 0 8 7। अब हमने इतनी संख्याएं लिख ली। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, हम इकाई अंक से एक एक अंक जंप करके ऐसे जंप करते हुए आगे बढ़ेंगे और इनको आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें पहले हम इकाई के बाद इकाई जोड़ेंगे, फिर सैकड़े का, उस सैकड़े के बाद फिर उसमें 10,000 का। इस तरह से इन अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे इसमें अंक कौन कौन से जुड़ जाएंगे आपस में? 7 जुड़ जाएगा, 0 जुड़ जाएगा, 5 जुड़ जाएगा, ठीक, 4 जुड़ जाएगा,
2 से पहले कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 जोड़ दें या कुछ भी ना जोड़ें। तो ये जोड़ देंगे इनको, 7 5 12 5 16। कितना बचा? 16। अब इसके बाद जो दूसरा अंक जो छूट गए हैं, जो अंक छूट गए हैं फिर उनको आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ देंगे तो ये 8 और 6, 8 और 6 जोड़ेगा, 8 से 14 हो गया, और 14 और 9 कितना हो गया? 23 हो गया, और 23 2 25 हो गया, 25। तो हम 25 में से 16 घटा के देखेंगे, अगर घटाने के बाद अगर 0 आता है या 11 आता है तब हम कहेंगे कि संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। यानी कि इसका मतलब ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। ये आपको याद रखना है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों पढ़ाया जा रहा है विभाज्यता का रूल, इसको हम और भी पढ़ेंगे। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है अच्छा, क्योंकि इसी की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी। जैसे मैथ में क्या है, जो भी गणित है, ये जो 4 चीज़ें बच्चों अगर किसी को आ रही हैं दोस्तों, तो वो मैथ में महारथी या मैथ में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। उसको जोड़ करना आता हो, घटाना करना आता हो, गुणा करना आता हो और भाग करना आता हो, ये चीज़ें आ रही हो तो वो कर लेगा। बाकी तो फिर फार्मूला अप्लाई करना होता है। फार्मूला रटो और फार्मूला रट के यहाँ पे अप्लाई करके इन्हीं को सॉल्व कर दो, ठीक है। अब जैसे कहीं भी आप मैथ में देखेंगे इनका इस्तेमाल होता ही होता है, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और दूसरी बात है, स्पीड बहुत ज़रूरी है। तो स्पीड के लिए तब हमें ट्रिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम पूरी तरीके से जो हमें बचपन में सिखाया गया था हम उस ट्रिक से नहीं जा सकते हैं, हम ट्रिक से ही सीखेंगे। जैसे अभी हमने सीखा ना कि अगर कोई भी संख्या है जिसको अगर हमें चेक करना है कि क्या वो 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 6 से, 8 से, 10 से, तो हमने देखा कि कोई संख्या अगर 10 से कट रही है कि नहीं कट रही है तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। कोई संख्या अगर 10 से कट रही है कि नहीं कट रही है तो हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में 0 है तो कट गया, लास्ट में क्या है? 0 है तो कट गया। 2 में क्या है? 2 में हम देखेंगे अगर उसमें लास्ट में 0 हो या फिर ऐसी कोई लास्ट की संख्या हो जो 2 से कट रही हो, जैसे मान लीजिए 24, 4 कट रहा है तो वो 2 से कट जाएंगे। इसके बाद 4 में क्या हमने देखा? लास्ट की 2 संख्या अगर कट जा रही हैं, लास्ट की 2 संख्या कट जा रही हैं तो 4 से कट जाएगा। 6 में क्या देखा? अगर लास्ट की 3 संख्याएं कट जा रही हैं 6 से तो वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो 6 से कट जाएगा। 5 में हमने देखा किसी संख्या के अंत में अगर 0 हो या 5 हो तो वो 5 से कट जाएगा। इसके बाद हमने 9 में क्या देखा? कोई संख्या है तो संख्या का जो योग होगा, संख्या को आपस में जोड़ देंगे, अगर वो 9 से उसके बाद कट रहा है तो वो कट जाएगा। और यही रूल 3 के साथ भी है, संख्या का योग करके देखेंगे क्या वो 3 से कट रहा है, यदि वो कट रहा है तो फिर वो कट जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास बचा 11, 11 में हमने क्या देखा? 11 में हमने देखा कि एक संख्या को जो छोड़ करके एक संख्या को आपस में जोड़ लेंगे, लास्ट से लेकर शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे 245 है तो हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे, 5 और 2 को आपस में जोड़ेंगे, जो संख्या बच जाएंगे उनको आपस में जोड़ के घटा देंगे। अगर घटाने के बाद 0 या 11 आ रहा है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। इसके बाद देखिए 7 का रूल थोड़ा सा टफ था, ठीक है। 7 के रूल में क्या था? 7 का रूल ये था कि अगर कोई भी, जो 7 का रूल था वो हमने ये देखा कि अगर कोई भी संख्या होगी तो यदि उस संख्या का अंतर 7 से कट जाए, मतलब उसका जो अंतर आएगा घटाने के बाद अगर 7 से कट जाए तो जैसे मान लीजिए 245 ही है, अब हमें चेक करना है कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसमें लास्ट जो संख्या होगी इसका हम 2 गुना कर देंगे और इसको बाकी संख्या से घटा देंगे, यानी कि 24 माइनस 10 हम घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 14। अब ये 14 है तो 7 से कट जा रहा है, जिसका मतलब ये भी 7 से कट जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, जैसे 2 4 5 को चेक कर सकते हैं। देखो 7 से जब भाग देंगे आप, 7 तरीके 21 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 बचे 35, यहाँ पे 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो 7 से कट गया। तो हमने इस तरीके से पूरे के पूरे तरीके से विभाज्यता का रूल भी हमने देख लिया, ठीक है। बाकी हम और भी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अब तक जो हमने देखा रेंडमली क्या देखा हमने देखा कि वर्ल्ड में जैसे ही लोग आए, आज से करीब 20 लाख वर्ष पहले लोग आए, धीरे धीरे वो समाज में कन्वर्ट हो गए। अब जो समाज में होंगे तो उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता, नीड होंगी, वस्तुओं की नीड होंगी, तो उन्हीं वस्तुओं को लेन देन जब वो करते थे तो उन्होंने संख्या का इस्तेमाल किया, ठीक है। वो जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार से संख्या का इस्तेमाल करते थे हम उन्हीं का अध्ययन गणित में करते हैं, ठीक है। और गणित के अंतर्गत हम क्या करते हैं? इन्हीं संख्याओं के बीच का रिलेशन या रिश्ता देखते हैं कि कौन कौन से रिलेशन बनते हैं, ठीक है। जैसे हमने गुणनखंड और गुणज इत्यादि भी इसी के अंतर्गत देखा। इसके बाद हमने आपको बताया कि कोई संख्या है, ठीक है, तो संख्या को वही 1 2 3 4 5 6 है या जो भी है, तो कई अंकों की भी हो सकती है, असीमित भी हो सकती है। इसके बाद इनका आपस में रिलेशन होता है। कोई संख्या होगी, अगर कोई भी संख्या है,
कोई भी संख्या है तो किसी भी संख्या से जुड़ सकती है, घट सकती है, या फिर उसको संख्या के मतलब छोटे छोटे टुकड़े भी किए जा सकते हैं, जिसे हमने परसेंटेज या भाग में देखा था। ठीक है, इसके बाद बहुत सी चीजें हैं जो संख्या के अंतर्गत हमने देखा। अभी हमने देखा ना कि कोई संख्या हो तो कटेगी भी तो, आखिर कटी तो रही थी। हमने विभाज्यता का रूल देखा तो हमने क्या देखा, हमने उसी में देखा कि अगर 32 है तो 32 क्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमने ये देखा। फिर इसके बाद 2 से कटेगा, लास्ट में है। फिर हमने देखा 32 है तो 32 को कौन सी छोटी छोटी संख्याएं काट सकती हैं, तो हमने देखा इसका हम गुणनखंड निकाल लेंगे। गुणनखंड निकालेंगे तो पता चलेगा 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में अभी तक देखा है। अब नेक्स्ट में हम यहाँ से क्या देखने जा रहे हैं, तो जो नेक्स्ट में हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं जो कुछ मूलभूत चीजें जो हमको जाननी चाहिए। ठीक है, जैसे संख्या है, संख्या कई प्रकार की होती है। अब आपसे पूछता है, आपको कंफ्यूज कर देगा, तो हमें जानना है कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं और उनको किन किन नाम से जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है 0 1 2 3 4, कहीं पे लिखेगा 1 2 3 और 4 और 5। तो अब हमें ये बताना होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। क्या इन दोनों को हम एक जैसा पढ़ेंगे, तो हम इन दोनों को एक जैसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, जैसे ग्रुप में एक जैसा नहीं पढ़ेंगे, एक संख्या का समूह नहीं कहेंगे। ये जो 0 लग गया इनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। जहाँ पे 0 नहीं लगा है इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक या नेचुरल संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक और नेचुरल संख्या। इस्तेमाल कैसे करता है, आपके एग्जाम में इस्तेमाल कैसे होगा, ऐसे ही देगा कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का आपस में जोड़ बताइए। 10 प्राकृतिक संख्याओं का आपस में जोड़ बताइए कितना आएगा। तो 10 प्राकृतिक संख्या की बात करेगा तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 को जोड़ेंगे 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर ऐसे करते हम कहाँ तक चले जाएंगे, 10 तक जाएंगे। तो 10 को भी जोड़ेंगे तो 55 आंसर आएगा। ठीक है, इसी के बाद अगर कहेगा कि 10 पूर्ण संख्याओं को जोड़ो, तो फिर 0 भी तो जुड़ जाएगा उसमें। तो 0 जुड़ेगा तो हम इसमें 10 नहीं जोड़ेंगे ना, तो रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए इन संख्या के बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसी संदर्भ में चलिए हम देखते हैं कि संख्याओं के जो प्रकार हैं वो क्या हैं। संख्याओं के प्रकार में पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या। जो नेचुरली हम जिसको बोलते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि इसको कैसे याद रखना है कि जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने में, जहां से इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसके बाद ये हमेशा 1 से शुरू होता है और ये कहाँ समाप्त होगा, अनंत तक। क्या गिनती कहीं समाप्त होगी, तो नहीं बच्चा, अनंत तक दोस्तों, अनंत तक। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वही जो 0 से शुरू हो, कुछ अंतर नहीं होता, ये सिर्फ 0 से शुरू होती है, क्या होती है, और ये भी अनंत तक जाती है। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, ये संख्याओं का समूह होते हैं। जो पूर्णांक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये संख्याओं का समूह होते हैं। और पूर्णांक संख्याओं में याद रखना हमें कि प्लस संख्या और 0 और माइनस वाली संख्याएं शामिल होती हैं। जैसे अगर आपने कहीं पे लिखा होगा, देखा होगा -10 डिग्री सेल्सियस, तो ये एक पूर्णांक है जिसमें ऋण लगा हुआ है। अब होता क्या है पूर्णांक में, पूर्णांक में जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से बड़ी होती हैं। किससे बड़ी होती हैं, 0 से बड़ी। जैसे 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, तो इनके आगे यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, यानी कि 1 2 3 ये किससे बड़ी हैं, तो ये 0 से बड़ी हैं। वहीं ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। किससे छोटी होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा -10 डिग्री, जैसे आपने देखा होगा -10 डिग्री सेल्सियस, और आपको मैं कह दूं 0 डिग्री सेल्सियस, फिर मैं आपसे कह दूं 10 डिग्री सेल्सियस, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो इसमें सबसे बड़ा 10 होगा क्योंकि 0 से बहुत बड़ा है। लेकिन 0 इस -10 से बड़ा है, इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस में अगर आप जाते हैं तो इसका टेम्परेचर अधिक होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अधिक होगा -10 डिग्री सेल्सियस की तुलना में। तो समझ रहे हैं ना, तो और एक 0 भी इसमें शामिल होता है। दरअसल इसको हम जब भी दिखाते हैं तो एक रेखा पे दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, इस तरह से एक रेखा बना लेते हैं, यहाँ पे हम इसको शो करते हैं, या फिर ऊपर से नीचे जाने पे हम शो करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आप समुद्र के नीचे जा रहे हैं, जो समुद्र का सरफेस है, एक सेकेंड, जो समुद्र है इसका सरफेस है, इस समुद्र से जब आप नीचे जाएंगे तो ज़्यादातर हम माइनस के रूप में संख्या को दिखाते हैं। जैसे हम 1 मीटर गए तो हम -1 मीटर लिख देंगे, 2 मीटर गए तो हम -2 मीटर लिख देंगे, ऊपर जाएंगे तो हम 1 मीटर दिखाएंगे, 2 मीटर दिखाएंगे, 3 मीटर। तो ये इससे हमें फायदा मिलता है।
ठीक है, इनका इस्तेमाल करने से फ़ायदा मिलता है। तो हमने देखा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों शामिल होते हैं, याद रखना है। ठीक है, इसके बाद कुछ संख्याएं होती हैं जो आपने सुना होगा, सम और विषम। आपने सुना है ना, सम और विषम। बस याद रखना, सम संख्याएं वो संख्या है, बचपन में आप खेलते थे ना गोटी लेकर के, वो गोली होता था ना, तो अब कंचे, तो जो दो से कट जाए, बस दो को याद रखना। सम विषम में एक संख्या याद रखनी, दो। तो जो दो से कट जाए वो सम है, और जो दो से न कटे वो विषम है। अब पूछ दे आपसे कि चेक करके बताइए कौन सी संख्या सम है, कौन सी विषम है, और इतना बड़ा लिख दे। ठीक, 20956532 1। अब इतनी बड़ी संख्या लिख दी, आपसे पूछ रहा है सम है कि विषम है, तो कैसे बताएंगे। मैंने कहा अब यहाँ पे दो का इस्तेमाल करेंगे, जो आपने दो का रूल सीखा था काटने का। कोई भी संख्या दो से कटेगी, तो हम देख रहे हैं लास्ट में एक है, इसके लास्ट का जो संख्या है, जो अक्षर है वो कौन सा है, एक है, तो एक कटेगा, एक कभी नहीं कटेगा दो से, तो यानी इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है। कौन सी है, विषम संख्या है। फिर इसके बाद कुछ संख्याएं और होती हैं, जैसे वही प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अब मैंने आपको बताया अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ठीक, जो केवल दो संख्या से कटती हैं। जैसे मैंने कहा ना, सारे के सारे जो डिजिट्स हैं, अक्षर्स हैं, उनका रिलेशन है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 5, एक और 5 से ही कटेगा। जैसे मान लीजिए 2, 2 किससे कटेगा, ये कटेगा 1 और 2 से। किससे कटेगा, 1 और 2 से। तो हमने क्या देखा, जो संख्याएं सिर्फ दो संख्या से कटती हों, सिर्फ और सिर्फ दो संख्या से, मतलब 1 से कटती हों और स्वयं से कटती हों, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहती हैं। और इसी के विपरीत जो संख्याएं 3 संख्याओं से कटती हों, मतलब या जिनका गुणनखंड 3 हो, या फिर जो 3 संख्याओं से कम 3 संख्याओं से कट जाती हो पूरी तरीके से, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे 12, ठीक, जैसे 12 देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, और खुद 12 से कटेगा। तो ये कौन संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। बस याद एक चीज और रखना है कि क्या एक, जो एक है वो कैसी संख्या है, क्या इसके दो गुणनखंड है, क्या इसको दो संख्या काट सकता है, तो नहीं काट सकता। एक को सिर्फ एक ही काट सकता है। क्या 0 काट सकता है, क्या 2 काट सकता है, नहीं काट सकता। इसीलिए जो एक है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ और नहीं देख रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं जो हमने संख्याएं देखी थी, धीरे धीरे जो नंबर्स बने थे उनकी विशेषताएं देख रहे हैं, जिनमें हम देख रहे हैं कि कुछ सम होती हैं, कुछ विषम होती हैं, कुछ अभाज्य होती हैं, कुछ भाज्य होती हैं, कुछ पूर्णांक होते हैं, कुछ नेचुरल होती हैं। ठीक है, फिर इसी के बाद देखिए नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे और बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो इनमें दो संख्याओं में देखा जाता है। जब दो संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं तो देखते हैं कि दो संख्याओं में ऐसी कौन संख्याएं हैं जो नहीं कट रही हैं। तब इसको हम आगे जब एचसीएफ पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा बताएंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या जिन संख्या को आप बट्टे की यानी P/Q यानी कि बट्टे के रूप में लिख सकते हो परिमेय संख्या, जैसे 1/2 परिमेय संख्या है। और जिनको आप नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए जिनको आप नहीं लिख सकते हैं वो कौन संख्या है, वो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए वास्तविक संख्या क्या होती हैं। तो जितने भी अपरिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, जिनको हम लोग क्या करते हैं रेखा पे दिखा सकते हैं, वो संख्याएं रियल और वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम रिसीव या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो जिसके गुणनखंड का योग या भाजक का योग, ठीक है, उसका दोगुना होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकेंड। तो देखो संपूर्ण संख्या वो होती है कि जो इनके भाजक होते हैं या जिससे ये कटते हैं, अगर उनको आप आपस में जोड़ेंगे तो वे इनके योग के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 6 को आपने क्या देखा, 6 का जो 6 किससे किससे कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। 6 को भी यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब जब आप इनको जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। यहाँ पे योग के बराबर नहीं होता, योग के दोगुना होता है। कितना होता है,
2 गुना होता है। तो अब क्या होगा कि 6 जब आप इनको जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 6 12 हो जाएगा, यानी जिनका योगफल उनके गुणांक के दोगुना होता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग संपूर्ण संख्या कहते हैं। कुछ संख्याएं होती हैं सीमित होती हैं, उनको आप वहीं तक लिख सकते हैं, कुछ होती हैं असीमित जिनको आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। देखिए अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा राहुल सर क्लासेज में बहुत बेसिक्स पढ़ा, ठीक है। तो उनका एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पे करा देते हैं। रिवीजन मीन्स ये हो जाएगा कि अभी हमने क्या पढ़ा, तो याद रखना है कि जो रिवीजन है उसमें ये था कि हमने संख्याएं देखा, संख्या के बारे में हम पढ़े, ठीक है। संख्या कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 लिखेंगे डिजिट्स कहलाते हैं। जब इन्हीं को मिला जुला करके लिखेंगे हम तो ये संख्या कहलाएगी, जैसे 245 46 47। फिर ये कई प्रकार की होती हैं, हमने देखा सम होती हैं, विषम होती हैं, अभाज्य होती हैं, कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो दूसरों से कट जाती हैं उनको विभाज्य कहते हैं। इन संख्याओं के कुछ गुणनखंड भी होते हैं, ये संख्याएं खुद किसी का गुणज भी होती हैं। ये सारे के सारे रिलेशंस इस दौरान हमने बहुत बेसिक्स चीज़ें इनके बारे में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो अब हम समाप्त करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो हमारा अगला वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम शुरू कर देंगे, जो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मैथ पढ़ेंगे उसमें फेजेस के आधार पे पढ़ेंगे, तो हम फर्स्ट फेज शुरू कर देंगे। और फर्स्ट फेज में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सरलीकरण, यानी कि यही जोड़ घटाना गुणा भाग। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मैथ नहीं कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। तो हम दोस्त क्या करेंगे, यहाँ पर यही देखने की कोशिश करेंगे और इन्हीं ट्रिक से सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ें हम इनसे रिलेवेंट कर लें, ठीक है, और हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, अगली क्लास में हम इन सब चीज़ों के साथ मिलेंगे। बाकी हम और भी कई चीज़ें, सब क्वेश्चंस भी देखेंगे जो एसआई में पूछे गए हैं। तो ठीक है, फिर आपका दिन शुभ हो, इसी के साथ बिता लेते हैं। थैंक यू सो मच।